Before starting the video, I have an open challenge to each and everybody who is watching this video. If by the end of this video you come to believe that I have saved 20 to 50,000 of your rupees and 2 years of your life, crucial mains attempts, then it is your responsibility, however small your circle is, but you share this video among your friends and whosoever you know, ताकि ये सच्चाई जो है जिसकी वजह से आपके साल दर साल और आपके हज़ारों हज़ार रुपए पानी में बहा दिए जा रहे हैं, ये बाकी लोगों तक पहुंच सके. एंड माई सेकेंड चैलेंज एंड माई सेकेंड रिक्वेस्ट टू द पीपल हु हैव अ रीच, है ना, जो रैंकर्स ये वीडियो देख रहे हैं या फिर एनी एनी फैकल्टी, कोई भी जिसकी रीच है, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में मैंने सच बोला है और इस वीडियो का वाकई में यूपीएससी स्टूडेंट्स तक पहुंचना ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा. ठीक है. अगर नहीं, अगर आपको इस वीडियो के एंड तक लगता है कि मैंने आपके ये मिनट्स वेस्ट किए हैं और मैंने इस वीडियो में आपको कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं बताया, देन डू वन थिंग, इस वीडियो को डिसलाइक का बटन दे के चले जाइएगा एंड आई विल नेवर रिक्वेस्ट यू टू कम बैक टू द चैनल अगेन. फेयर इनफ अ डील. ठीक है. बड़ा रिस्क है मेरा. आई लूज यू इफ आई डू नॉट मेक अ गुड impression in this particular video. I lose you. But if I do not lose you, then this is your side of the challenge. ठीक है. एग्री करना है कोई बात नहीं, डिसएग्री करना है कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ये चीज़ है. ओके. अब इस वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया है, विच सेज दैट यू नीड टू बर्न योर टेस्ट सीरीज बिकॉज इट इज़ गार्बेज, एंड आई विल प्रूव टू यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वाई आई एम सेइंग सो. Welcome to Understand UPSC. My name is Satyam Jain, and in this particular video, I am going to begin the Means Masterclass series, where I'll be talking to you क्यों बार बार कुछ लोग मेंस में स्कोर कर नहीं पा रहे हैं, क्यों उनका जीएस का जो स्कोर है वो एक सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जबकि कुछ लोग जीएस में एक्सीलेंट स्कोर्स कर रहे हैं, वो भी रिपीटेडली. I'll be talking to you about pure facts in this particular video. Okay, so कुछ दिन पहले मेरी जब शिविन से बात हो रही थी, डॉक्टर शिविन, आप लोगों में से कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी एक वीडियो में समझाया है कि कैसे अगर एक इंस्टीट्यूट आप खोलते हो या फिर कोई भी एक एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है और उसमें 3 लोग अगर इंटरव्यू देने आते हैं जॉब के लिए, तो जो इसमें से बेस्ट कैंडिडेट होता है आप उसको बोलते हो कि चलो टीच कर लो. जो इसमें से सेकंड बेस्ट होता है आप उसको बोलते हो कि चलो कंटेंट डेवलप कर लो. और जो इसमें सबसे ख़राब होता है, जो किसी काम का नहीं आता, आप उसको बोलते हो कि एमसीक्यूज़ बना के दे दो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के. मुझे लगता है बिल्कुल फेयर असेसमेंट था, लेकिन इसमें ना शिविन भाई ने एक बात नहीं बोली, जो कि है मीन्स इवेल्युएटर्स एंड मीन्स टेस्ट सीरीज़ मेकर्स. मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये या तो यहाँ लाई करते हैं 4th नंबर पे या एट मैक्स 3rd नंबर पे लाई करते हैं. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जब आप कोई मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप इस होप में ज्वाइन करते हैं कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, इंप्रूव करने को मिलेगा अपॉन योर कंटेंट, अपॉन योर प्रेजेंटेशन, अपॉन योर स्ट्रक्चरिंग, अपॉन योर आइडियाज़, अपॉन योर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. आप ये सब चीज़ें सोच के अपने हार्ड अर्नड मनी के 30,000 रुपये, 50,000 रुपये कोचिंग वालों को देते हैं. करेक्ट. इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पे आपका पूरा का पूरा मीन्स डिपेंडेंट है. अगर ये क्वेश्चन मीन्स में आ गया, आपको पता है कि आपने उसका जो आंसर लिखा है, वैल्यूएटर ने आपको कोचिंग में बोला था कि वो सही है, उसने उसमें कोई इंप्रूवमेंट सजेस्ट नहीं किया, आप वो एज इट इज़ आंसर मीन्स में लिख के आओगे और वहाँ पे आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे. हो गया आपका मीन्स का अटेम्प्ट खत्म. प्रीलिम्स जितना लक बेस्ड हो रहा है, अगर आप मीन्स को नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो बार बार कैसे प्रीलिम्स क्लियर करोगे? कहाँ से इतना लक लेके आओगे? और ये सारा का सारा फ्लश डाउन द गार्बेज कर दिया जा रहा है थ्रू द मीन्स टेस्ट सीरीज दैट आर फ्लोटेड इन द मार्केट. क्लेम्स तो बहुत बड़े बड़े हो गए, अब इन्हें प्रूव करने का टाइम है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी मेंस की टेस्ट सीरीज़ दिखाना चाहूँगा, मेंस के आंसर्स दिखाना चाहूँगा जो कि इवैल्यूएटेड हैं. ओके, विच आर ऑलरेडी इवैल्यूएटेड बाय टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, लेकिन एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले ही, ताकि कल को कोई आके मेरे ऊपर लीगल केस ना डाल दे. मैं इसमें किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज इसमें इन्वॉल्व करी है.
ताकि मैं आपको दिखा सकूं एक्चुअली द इशू इज नॉट विद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, द इशू इज विद दिस होल आइडिया दैट आप किसी को भी वैल्यूएशन पे बिठा दो, उसको एक बेसिक फ्रेमवर्क दे दो एंड उस इंसान से जिसको आप ये पूरा दे रहे हो उस स्टूडेंट से 30,000 रुपये ले लो, इस 30,000 में से 15,000 या 10,000 इवेल्युएटर को पास कर दो और 20,000 का कमीशन खुद खा लो। दिस इज द मॉडल दैट इज गोइंग ऑन। ठीक है, ये जो पूरा आइडिया है कि आप एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पे सब बच्चों को तोल सकते हो, सब बच्चों को खड़ा कर सकते हो, दिस इज रूइनिंग द एंटायर मार्केट, दिस इज रूइनिंग अ स्टूडेंट्स लाइफ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा किसी भी एक कोचिंग को टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई आपसे हमदर्दी नहीं है, कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने खुद ने 30,000 रुपये एक बार पे किए हैं टेस्ट सीरीज़ के, 10,000 एक बार पे किए हैं, 20,000 एक बार पे किए हैं, तब जाके ये सारे पैसे गटर में डाल के समझ में आया है गार्बेज है ये, कुछ नहीं सिखाते हैं लोग। अल्टीमेटली आपको खुद से मेहनत करके या किसी के स्पेसिफिक गाइडेंस में जो आपको बता सके एग्जैक्टली, तब समझ में आता है। ठीक है, करें शुरू, चलिए। ये सबसे पहले एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, सिर्फ इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि क्या गलतियां हो रही है, लेकिन सिखाऊंगा भी कुछ। सुनिए ध्यान से। पहला है, गुड गवर्नेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लॉज बट अपॉन द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ दोज हु एडमिनिस्टर द लॉ। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर व्यू। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये, दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि जो गुड गवर्नेंस है वो सिर्फ लॉज पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि जो उन लॉ को एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनकी पर्सनल क्वालिटीज पे भी डिपेंड करती हैं। राइट, एंड डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर व्यू। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? अगर हाँ तो अपनी व्यू को जस्टिफाई करिए। ऑलराइट, ठीक है। ये मेरे ही एक स्टूडेंट की कॉपी है जो जिसे मैंने एथिक्स पढ़ाया है, और कई बार जब उसके मेंस में मार्क्स इंप्रूव ही नहीं हो रहे थे एथिक्स में, तो वो परेशान होकर मेरे पास आया था एंड ही शोड मी हिज कॉपी। ये मार्च 2023 की कॉपी है, अभी बिल्कुल जो अभी मार्च 2023 गया है, और मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी डेट्स वगैरह इस कॉपी की। लेकिन लेट अस लुक एट कि इस इंसान ने क्या आंसर लिखा है और ये क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रहा है अपने मेंस का स्कोर। ठीक है, तो ही स्टार्टेड विद अ कोट, डॉक्टर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्स कॉन्स्टिट्यूशन कैन, जो भी इन्होंने कोट लिखी है, जिस पे वैल्यूएटर ने बोला है कि एक अच्छा रेफरेंस है, इसको आप प्रेजेंट गवर्नेंस स्टेटस से लिंक कर सकते हो। फिर इसने बताया कि इट डज, गुड गवर्नेंस जो है वो लॉज पे डिपेंड नहीं करती है, और इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिस पे वैल्यूएटर ने बोला है कि कुछ एग्जांपल दो टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इन्होंने दोबारा से वही बात बोली है वैल्यूएटर ने कि नीड टू लिंक विद क्वालिटीज दैट आर रिड्यूस टू सॉल्व एनी चैलेंजेस ऑफ लाइफ। फिर इसमें दूसरा वाला जो पार्ट था क्वेश्चन का, सीधा फर्स्ट पार्ट वाज डज नॉट डिपेंड ऑन लॉज, सेकंड पार्ट वाज डिपेंड्स अपॉन पर्सनल क्वालिटीज। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने एड्रेस किया डिपेंड्स अपॉन पर्सनल क्वालिटीज। इसमें इन्होंने बोल दिया कि हाँ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हैं, राइट पॉइंट्स लिखे हैं, बस इनको हाईलाइट कर दो कीवर्ड्स को, मतलब अंडरलाइन कर दो। ये देखो बनाया भी हुआ है वैल्यूएटर ने, ये अंडरलाइन कर दो, और फिर आपने फेयरली कंक्लूड किया है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे आंसर में वैल्यूएटर ने क्या सजेस्ट किया, बस एक चीज़ सजेस्ट की है ये कि कुछ एग्जांपल्स दे दो सपोर्ट करने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को, दैट्स इट। ठीक है, मार्क्स कितने दिए हैं, बाकी बहुत जगह फाइन, गुड, गुड रेफरेंस लिखा हुआ है, मार्क्स कितने दिए हैं, 10 में से 3.5। कहाँ गए 6.5 नंबर? 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3.5 आपने दिए हैं, बाकी के 6.5 नंबर कैसे इंप्रूव करने हैं कौन बताएगा? बस एक कुछ एग्जाम्पल डालने से वो 6.5 मार्क्स आ जाएंगे? किस चीज़ के आपको ये पैसे दिए गए हैं ये कॉपी वैल्यूएट करने की, ये बताने के लिए कि हाँ बस कुछ एग्जांपल ऐड कर दो और बाद में जाके 3.5 नंबर लिख दो। अब मैं आपको बताता हूँ ये आंसर होता कैसे। ठीक है, लेट मी शो यू, लेट मी टेल यू कि क्या डिफरेंस है, हाउ डज अ मीन्स आंसर इवैल्यूएशन शुड लुक लाइक। गुड गवर्नेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लॉज। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर चीज़ की पहली हेडिंग बनेगी, गुड गवर्नेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लॉज, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, इसके अंदर पहली हेडिंग बनेगी। ठीक है, ये यहाँ पे इसके अंदर 3 पॉइंट्स आएंगे। ओके, सेकंड बनेगी इट डिपेंड्स मोर ऑन क्वालिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अंदर से अगेन 3 पॉइंट्स आएंगे, इसमें आप जो भी एग्जांपल दे सकते हो वो दोगे। यहाँ तक इस इंसान ने भी किया था, राइट। एक पूरे की पूरी चीज़ जो ये इंसान एंटायरली मिस कर गया, और उससे बड़ी जिम्मेदारी वैल्यूएटर की बनती थी, वो थी कि इस आंसर में नेक्स्ट बात क्या लिखी थी। इस आंसर का नेक्स्ट पॉइंट था डू यू एग्री
with the statement and justify your view. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? जब भी किसी यूपीएससी के क्वेश्चन में डू यू एग्री आ जाए, इसका मतलब ये है कि दो पर्सपेक्टिव बनते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। पहला पर्सपेक्टिव क्या है कि ये लॉज पे डिपेंड नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटीज पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या ये एंटायरली करेक्ट है? क्या गुड गवर्नेंस कभी लॉ पे डिपेंड करेगी ही नहीं? क्या आप लॉ को कितना भी वेग बना सकते हैं? क्या आप ऐसा लॉ बना सकते हैं जो इक्वालिटी को फॉलो ना करे, फ्रेटर्निटी को फॉलो ना करे, लिबर्टी को फॉलो ना करे? फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसकी क्वालिटीज क्या कर लेंगी? ये वाला जो एंटायर स्ट्रक्चर है जिसमें आपको लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, जिसमें आपको ये दिखाना है कि गुड गवर्नेंस जो है वो गुड लॉ पे कैसे डिपेंड करता है, ये इस आंसर से कंप्लीटली मिसिंग था और इवैल्यूएटर्स को इसका कोई क्लू नहीं था। क्यों? क्योंकि इवैल्यूएटर को नहीं पता है, नहीं पता है कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, नहीं पता है कि मार्किंग कैसे होती है, नहीं पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात एक मेंस आंसर की, विच इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अरे आप दुनिया भर के एग्जाम्पल डाल दो, अगर आप क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस नहीं कर रहे हो तो आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? तो मार्क्स ही जितने भी देते, लेकिन इस बंदे को बताते तो तब जब इनको पता होता। सो यहां पे क्या आता? हाउएवर अ गुड लॉ फैसिलिटेट्स गुड गवर्नेंस, और इसके अंदर फिर आते 3 पॉइंट्स। और ये भी इनफ नहीं है, ये हार्डली इस स्कोर को कहां तक लेके जाएगा? ये मे बी 6 तक लेके जाए, बट इस क्वेश्चन में, इस आंसर में 7 या 8 कैसे स्कोर किया जाए? हाउ डू यू फर्दर इंप्रूव इट? यू फर्दर इंप्रूव इट बाय गिविंग अ डायग्राम। कहां है ये सब? कौन बताएगा ये सब? किस बात की मेंस टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन है ये? इसमें डायग्राम बनाते हैं आप कि अगर लॉ जो है वो कभी भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और एक तरफ लॉ है, दूसरी तरफ एक एडमिनिस्टर है। अगर लॉ खराब भी है, लॉ बैड भी है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो गुड है, तो वो क्या करेगा? वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा ऐसे लॉ को, वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा डिसीजन को। अगर लॉ भी अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा है, तो क्या आएगा? सिर्फ गुड गवर्नेंस नहीं, एथिकल गवर्नेंस आएगी। ये आप पूरा एक फ्लो चार्ट से समझाते, तब कहीं जाके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जितने मार्क्स डिजर्विंग थे उतने मार्क्स दिए जाते हैं। और सिर्फ एक क्वेश्चन की बात नहीं है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, जस्ट इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन एक्टिव सिविल सर्विसेज इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। इंडिया ऑल्सो रिक्वायर्स सिविल सर्विस एक्टिविज्म फॉर फुलफिलिंग द विजन ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। क्वेश्चन पढ़ लो। एनालाइज द स्टेटमेंट साइटिंग रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। ओके, क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक एक्टिव सिविल सर्विसेज जो है वो नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इंडिया में हमें सिविल सर्विस एक्टिविज्म भी चाहिए फॉर फुलफिलिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। एनालाइज करिए स्टेटमेंट को एग्जाम्पल देके, एनालाइज करिए स्टेटमेंट को, एनालाइज करिए इस स्टेटमेंट को। ठीक है, अभी देखते हैं। इन्होंने सिविल सर्विस एक्टिविज्म के बारे में कुछ बताया, फेयरली स्टेटेड, कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दे दो, फिर वापस से गुड अप्रोच है, गुड एग्जाम्पल्स हैं, राइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट बता दिया, यही उठा के क्वेश्चन से लिख दिया बस। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, यही जो यहाँ पे जस्टिस की बात हुई थी, ये उठा के यहाँ पे लिख दिया। देन अगेन हाउ इक्वालिटी इज प्रमोटेड फॉर एटसेट्रा टू बी गिवन एक्सप्रेशन, फाइन कंक्लूजन, मार्क्स 3। कैसे पता चलेगा ये 7 मार्क्स कहाँ से लाऊं? 10 में से 3 मार्क्स आ गए, अभी बाकी के 7 मार्क्स कहाँ से लाऊं? एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। दिक्कत यही है कि कोई ये बताने वाला ही नहीं है कि मेंस के आंसर लिखे कैसे जाते हैं। सबको या तो अपने कोर्सेज बेचने हैं या तो अपनी टेस्ट सीरीज बेचनी है। आज ही देखा मैंने, एक बहुत बड़ी एकेडमी है, मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। सही है भाई, उसमें लिखा हुआ है अंदर इवैल्यूएशन। अरे बट इवैल्यूएशन क्या, कैसा? इसका आंसर कैसे होता? छोड़िए, चलिए इवैल्यूएटर ने जो भी किया, इसका आंसर होता कैसे? इसका आंसर ऐसे होता, देखिए पहला पॉइंट क्या था? एन एक्टिव सिविल सर्विस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद की सबसे पहली हेडिंग क्या बनती? एक्टिव सिविल सर्विस नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। उसके अंदर आपके आते 3-4 पॉइंट्स। दूसरा क्या बनता? सिविल सर्विस एक्टिविज्म नीड ऑफ आर
वाई, इस वाई के बनते 3 पॉइंट्स, और इन तीनों पॉइंट्स में आप जो 3 क्वेश्चंस दिए गए थे कि ये जस्टिस के विजन को कैसे फुलफिल करेगा, लिबर्टी के विजन को कैसे फुलफिल करेगा, इक्वालिटी के विजन को कैसे फुलफिल करेगा, आप सिविल सर्विस एक्टिविज्म से जब इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ के दिखाओगे तब मार्क्स मिलेंगे, इस चीज से मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें डायग्राम, इसमें सोचो कितना बड़ा डायग्राम बन सकता है। आप बताओगे कि 1947 से लेके 2022 तक हमारे लिए एक्टिव सिविल सर्विसेज नेसेसरी थी, लेकिन अब जब हम अमृत काल में एंटर कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी नीड्स जो हैं वो हायर हैं, वो इंक्रीज हो गई हैं। एंड दस ऐसे टाइम पे हमें क्या चाहिए, हमें कर्म योगीज चाहिए, हमें एक्टिव सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म चाहिए। ये जब आप फ्लो चार्ट बना के दिखाओगे अपने आंसर में, इसके बराबर में जब आप पॉइंट्स लिखोगे, जब आप इसको जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी से लिंक करोगे, अब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन ये सब कौन बताए? किसी को पता हो तो बताए। देखिए, मैं किसी की नॉलेज को डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी इंसान को आइडिया ही नहीं है कि मेंस में कैसे मार्किंग होती है, मेंस में किन चीज़ों पे मार्क्स मिलते हैं क्या लिखने पे, तो वो आपको वो चीज़ें कैसे सजेस्ट करेगा? और जब वो आपको वो चीज़ें सजेस्ट नहीं करेगा तो आप इंप्रूव कैसे करोगे? आपकी गलती कहाँ है? आप तो अपने पैसे डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहता हूँ आज, ठीक है? सोचिएगा, कोई कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। जितनी भी टॉपर्स कॉपीज अपलोड की जाती हैं, जितनी भी टॉपर्स कॉपीज, बड़े बड़े 5 इंस्टीट्यूट्स के नाम सोचो अपने दिमाग में, जाके कभी भी उनकी वेबसाइट चेक करना, जितनी भी टॉपर्स कॉपीज अपलोड करते हैं ये सब नॉन इवैल्यूएटेड वाली क्यों अपलोड करते हैं? इवैल्यूएटेड कॉपीज क्यों नहीं अपलोड करते? सोच के देखिए, क्यों कोई इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर रहा है? आपने इवैल्यूएटेड कॉपी क्यों नहीं अपलोड करी? जिस इंसान के 70 मार्क्स आ रहे हैं आपके इवैल्यूएशन में, उस इंसान के भी मेन एग्जाम में 90 आ रहे हैं। जिस इंसान के आपकी इवैल्यूएशन में 80 मार्क्स आ रहे हैं, उस इंसान के मेन उसमें 140 मार्क्स आ रहे हैं। आप हर इंसान को एक ही ब्रैकेट में नंबर देते हो, इस ब्रैकेट में, लेकिन ये वाला इंसान स्कोर कर रहा है 70, ये वाला इस इंसान स्कोर कर रहा है 140, या कभी कभी ये भी स्कोर कर रहा है 140। क्यों? क्योंकि आपको तो आइडिया नहीं है मार्किंग कैसे होती है। और मजाक नहीं कर रहा हूं, दिखाता हूं कि क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आइडिया नहीं है कि मार्किंग कैसे होती है। लेट मी शो यू, सी दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, मैंने बोला था ना, ये देख लीजिए, 24 मार्च की डेट है, अभी की ही है ये कॉपी, कोई बहुत पुरानी नहीं है। सी, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये 20 मार्क्स के हैं, ठीक है? इसमें जो मिनिमम मिला है वो 6.25 है, और जो हाईएस्ट मिला है वो 7 है। मतलब आप कितना भी बेकार आंसर लिख के आओ, आपको ये एकेडमी 6.25 मार्क्स देगी। और आप कितना भी सुंदर आंसर लिख के आओ, अपना बेस्ट आंसर लिख के आओ, आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। जिस आंसर के बारे में आपको कोई क्लू नहीं है वहां भी आपको 6.25 मिलेंगे, और जिसके बारे में आप सब पढ़ के लिख के आए वहां पे आपको 7 मिलेंगे। ये मार्किंग स्कीम है क्या? ऐसे होती है क्या मार्किंग? दुनिया, पूरी इंडस्ट्री में ये फैला हुआ है कि, क्योंकि सुनिए बहुत ध्यान से बता रहा हूं, नो कोई भी नहीं कह रहा यार ये चीजें, क्योंकि 250 में से 100 मार्क्स आते हैं, क्योंकि दिस इज द स्कोर, तो 40% ही मार्क्स मिलते हैं मेंस में। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि हर आंसर में मैक्सिमम मार्क्स 40% ही मिलते हैं, एवरेज 40% ही मिलते हैं, तो 30 से लेके 40 के बीच में मार्क्स देते चले जाओ, या 45 के बीच में मार्क्स देते चले जाओ। अरे नहीं है, ये यूपीएससी इस तरीके से नहीं करता है मार्किंग। अगर बहुत अच्छा आंसर लिखा होगा तो 10 में से 8 9 भी मिल सकते हैं, और अगर आप गार्बेज लिख के आए तो आपको 0 1 भी मिल सकता है। अब करके ये जो एवरेज है ये 4 4.5 आ रहा है। होशियार लोगों, ये इस तरीके से नहीं होती है मार्किंग, बकवास है ये। बट किसी को अपना पैटर्न चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि बच्चे तो बेवकूफ़ हैं, उनको तो आके फीस भरनी है, उनको तो उनके पेरेंट्स ने बोला है जाके आईएएस बनो। घर में कोई आईएएस है नहीं। एक बात सोचो, एक कोई घर से आईएएस निकल जाता है तो अगले साल ही उसके बहन भाई आईएएस बन जाते हैं, या पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में उसके बहन भाई आईएएस बन जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इनको एग्जैक्टली पता है ना क्या लिख के आना है मेंस में। वो इधर कन्वे कर दिया, ये लिखा, इनको भी मार्क्स मिल गए। ये चीज
इवेल्युएटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कभी नहीं बता सकते। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आप कितने भी कोर्सेज खरीद लीजिए, कितनी भी टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, एट द एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ योर मनी। ठीक है, अगला दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक कॉपी देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज बोथ अ रिस्पॉन्स एंड अ रीजन फॉर चेंजेस इन द ब्रिटिश पॉलिसी इन द कंट्री। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट ग्रो हुई है वो ब्रिटिश पॉलिसी जो थी हमारी कंट्री में उसका एक रिस्पॉन्स भी था और एक रीजन भी था, कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं जो चेंज हो रही थी, चेंजेस इन द ब्रिटिश पॉलिसीज जो हैं वो ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक रिस्पॉन्स भी था और एक रीजन भी था। ठीक है, अब लेट अस जस्ट लुक एट द आंसर, किस तरीके से आंसर दिया गया। इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर अराइवल ऑफ गांधी जी। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि चलो ठीक है ब्रिटिश पॉलिसी से इसको लिंक करो, अप्रिशिएबल लिंकिंग बिटवीन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इस स्टूडेंट ने कैसे किया, इंडियन नेशनल मूवमेंट रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, क्विट इंडिया, बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, 6 पॉइंट ऊपर दिए हैं, 7 पॉइंट नीचे दिए हैं, 13 पॉइंट्स इस इंसान ने दिए हैं। एंड लेट मी टेल यू, एक टाइम पे ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और इस पर्टिकुलर इंसान की जो नॉलेज है, जो कंटेंट लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल है, बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, ही डिजर्व्स टू गेट अ रैंक, उस लेवल पे कंटेंट और नॉलेज है इसका। लेकिन ये इंप्रूव कैसे करेगा अपने आंसर को, 13 पॉइंट्स इसने लिख दिए हैं, आपने हर पॉइंट पे क्या कह दिया है, करेक्ट पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, वेल कंक्लूडेड किया है, कोर डिमांड को एड्रेस किया है, मार्क्स आपने कितने दिए हैं, 4.75। तो आप इसको जब यही नहीं बता रहे हो कि इंप्रूव कैसे करना है, तो ये मान के बैठ गया ना कि ये मेरा पिनेकल है, अब मैं पहुंच गया पैरामाउंटेसी पे। ठीक है, दिस इज द कॉपी ऑफ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और इस इंसान ने 3-4 मीन्स लिखे हैं अपने हर अटेम्प्ट में, बट स्कोर कैसे इंप्रूव करे जब कोई बताने वाला नहीं है। कंटेंट में आप देख सकते हो, नॉलेज में कोई दिक्कत है क्या, सब कुछ तो रटा पड़ा है, ऑगस्ट ऑफर, वेवल प्लान, 1937, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लेकिन क्वेश्चन क्या था और इवेल्युएटर ने बोल दिया कोर डिमांड एड्रेस्ड है, जबकि कोर डिमांड एड्रेस नहीं है। आप समझो कैसे, ये आपकी लर्निंग का मोमेंट है, समझो इस चीज को। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ द कंट्री, ये पहली डिमांड है क्वेश्चन की। दूसरी डिमांड क्या है, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ रीजन फॉर चेंज इन द ब्रिटिश पॉलिसी इन द कंट्री। तो इस क्वेश्चन का जो आपका स्ट्रक्चर बनता वो कैसे बनता, कि ये है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये किस तरीके से एक रीजन बना फॉर चेंज इन ब्रिटिश पॉलिसीज, और यही इसी ब्रिटिश पॉलिसीज की चेंज की वजह से कैसे आगे जो रिस्पॉन्स आया उसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को और तेज किया। तो इस पर्टिकुलर आंसर में आपका टेबल स्ट्रक्चर से दिखाया जाता इंडियन नेशनल मूवमेंट एज अ रीजन फॉर चेंज इन ब्रिटिश पॉलिसीज। यहां पे आपका बनता इस तरीके से स्ट्रक्चर, आप पहला बताते, पहला पॉइंट ये हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उसकी वजह से ये चेंज आया ब्रिटिश पॉलिसीज में, ये हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उसकी वजह से ये चेंज आया ब्रिटिश पॉलिसीज में। आप दूसरी टेबल बनाते जिसमें आप फिर क्या बताते, ऐसे करके इसमें 4-5 पॉइंट्स आते, फिर आप दूसरी टेबल में क्या बताते, ये चेंज हुआ ब्रिटिश पॉलिसीज में जिसकी वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये ग्रोथ हुई, ये चेंज हुआ ब्रिटिश पॉलिसीज में जिसकी वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये ग्रोथ हुई। ऐसे करके सेकंड टेबल बनती। इंटरलिंकिंग का भी एक साइकिल बना सकते थे अगर आपके पास स्पेस होता, कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा एक सर्किल चल रहा था, कि हम हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट की वजह से ब्रिटिश पॉलिसीज में चेंज, ब्रिटिश पॉलिसीज में चेंज की वजह से हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट। जब आप ये एनालिसिस दिखाते, जब आप ये फिर डायग्राम डाल के आते, तब कहीं जाके आपका क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस होता। लेकिन ये इवेल्युएटर आपको कैसे बताएगा, उसे खुद ही नहीं पता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और एक इंसान जिसके पास इतनी अच्छी नॉलेज है, इतना अच्छा कंटेंट है, वो ये सोच के बैठ जाता है कि हाँ भाई ये ही पिनेकल है, ऐसे लिख के आऊँगा एंड आई विल बी थ्रू। ठीक है, लोग बोलेंगे दूसरों की कॉपीज दिखा रहे, अपनी नहीं दिखा रहे, चलो अपनी दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक फाइल है, यहाँ पे देखो, टेस्ट ऑफ मोरालिटी गोज बियॉन्ड डूइंग अ सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको कि किस चीज़ के 30,000 रुपये लिए है। ठीक है, ये देखो, ये पहला आंसर है, द इंट्रोडक्शन इज टू लॉन्ग, काइंडली कट इट शॉर्ट। ठीक है, एक सजेशन,
राइट राइट राइट, 5 नंबर 10 में से कोई दूसरा सजेशन नहीं। मतलब मेरे 5 नंबर आपने इस पे काट लिए कि मैंने इंट्रोडक्शन लंबा लिखा है। कौन बताएगा कि ये 5 से स्कोर अब 10 कैसे जाएगा, कौन बताएगा? और एक क्वेश्चन में नहीं, बाकी में भी ऐसे होगा। देखो, राइट 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 राइट, 5 नंबर। 6 टिक मारने के एक फाइल, ठीक है, एक आंसर कॉपी 10, ये 1,000 रुपये की पड़ती है। 30 कॉपीज के 30,000 रुपये लिए जाते हैं, तो एक आंसर कॉपी 1,000 रुपये की पड़ती है। ये 6 टिक मारने की 1,000 रुपये हैं क्या? 5 नंबर आ गए, मैं तो खुश। लेकिन इसमें इंप्रूव क्या करूं? और दिखाता हूं, ये देखो, वेरी गुड मेंशन ऑफ रेलेवेंट फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, ये भी मेरी कॉपी है, ठीक है। गुड पॉइंट, वेरी गुड मेंशन, ठीक है, ये एक सजेशन, वेरी गुड पर्सपेक्टिव, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, द कंटेंट रिफ्लेक्ट्स गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोट, वेल डन, मार्क्स 4.5। और देखो, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरेटिकल बेसिस, वेरी गुड इलिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन, एक सजेशन, ठीक है, द ओवरऑल डिस्कशन इज एक्सीलेंट, वेल डन, मार्क्स 4.5। निकल जाओ बाहर इस इल्यूजन से, निकल जाओ बाहर इस मिराज से। ये लोग ऐसे ही इवैल्यूएट करते हैं क्योंकि इनको बता दिया गया है ऊपर जो कोर फैकल्टी है उसके द्वारा कि देखो यूपीएससी जो है वो 250 में से 125 नंबर देता है एथिक्स में, तो अगर तुम्हें बहुत अच्छा आंसर लगे ना तो 5 मार्क्स देना, और बिल्कुल ख़राब लगे तो 3 दे देना या 3.5 दे देना। ये 3.5 से 5 के बीच में ज़िंदगी कट गई, और अटेम्प्ट्स भी, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। कौन बताएगा? टॉपर्स सामने आके ये बात कभी बोलेंगे नहीं, ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों उनकी वैल्यूएटेड शीट्स नहीं दिखाई जा रही हैं? क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि जिस इंसान के 140 नंबर आए हैं एथिक्स में उसको टेस्ट सीरीज़ में कितने मिले थे? क्यों नहीं दिखाई जा रही है? क्यों टॉपर्स इस बात के बारे में नहीं बोल रहे हैं? हर इंसान ये तो बोल देता है कि मैंने यहाँ पे इवैल्यूएशन कराया था या फिर मैंने यहाँ पे एनरोल किया था टेस्ट सीरीज़ के लिए, लेकिन ये हेल्पफुल कितना था? नो बडी स्पीकिंग अबाउट दिस, नो बडी। और दिखाता हूँ कुछ, ये देखिए, सब कुछ वैसे ही है ना। गुड कवर्ड, गुड स्टार्ट, वेल कवर्ड, ट्राई टू अंडरलाइन की पॉइंट्स और सेंटेंसेज, है ना। बस ये एक वो दिया कि अंडरलाइन कर दो, क्योंकि बता रखा है ऊपर से कि अंडरलाइन करना है। वेल आर्टिकुलेटेड, एक्सीलेंट आर्टिकुलेशन, नंबर 6.5। 15 में से 6.5 नंबर, जिसमें 2 जगह एक्सीलेंट लिखा है, एक जगह वेल आर्टिकुलेटेड लिखा है और एक जगह वेल कवर्ड लिखा है। कैसे ये बाकी के 8.5 नंबर कैसे लाऊं? या तो फिर इसमें 15 में से 15 दो, 6.5 दे रहे हो और बता नहीं रहे हो कि बाकी के नंबर कैसे लाऊं। आपको ना दिखाता हूं किस कदर बेकार है ये चीजें। ये देखिए, एक क्वेश्चन है, मेरा है सब कुछ, ठीक है, दिस इज ऑल माई पेपर्स नाउ। ये देखिए, नाइस बिगनिंग, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि मैंने एक डब्बा बना के और कुछ उसके अंदर लिख दिया है। वेल रिटन, यू हैव एड्रेस दिस पार्ट वेरी वेल, गुड, कंक्लूडेड वेल। और पता नहीं पहले 7 दे रहा था, 7.5 दे रहा था, बाद में 6.5 दिए हैं। एक भी सजेशन नहीं है पूरी कॉपी में। गुड, कंक्लूडेड वेल, वेल रिटन, एड्रेस्ड वेल, नाइस बिगनिंग, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, 6.5 मार्क्स। ये भी छोड़ दो। अब देखो डिजास्टर कहाँ है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये गार्बेज है। आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो गार्बेज क्यों है, अब समझाता हूँ। देखो, इसको समझो, ये क्या है। यहाँ पे मैंने बता रखा है कि किस तरीके से जब भी आप एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं तो उसके क्या प्रोसेस होते हैं। पहले स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन, रिपोर्टिंग, रिव्यू, डिसीजन मेकिंग, पोस्ट मॉनिटरिंग, ठीक है। मैंने ऐसे करके एक चीज़ दिखा दी। अब नेक्स्ट पेज देखो, मैंने उन स्टेप्स को एक एक करके बता दिया कि भाई ये स्टेप्स कैसे लिए जाते हैं। और इस इंसान ने लिख दिया यहाँ पे वेल रिटन, और क्योंकि यहाँ पे इसको डायग्राम दिख रहा है तो वेरी गुड प्रेजेंटेशन। पता है एग्जामिनर क्या करेगा? फाड़ के फेंक देगा यूपीएससी एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि दिस इज नथिंग बट रिपीटेशन। यहां पे तुमने जब सारी स्टेप्स मेंशन करी ही हैं तो यहां पे ये डब्बा क्या कर रहा है? स्पेस भरने के लिए है।
लेकिन नहीं, इस इवैल्यूएटर को तो इसके ऊपर जो टॉप फैकल्टी बैठी है, कोर फैकल्टी बैठी है, उसने बताया होगा ना कि भाई सुनो, जब भी कोई डायग्राम दिखे तो वहां पे लिख देना वेरी गुड प्रेजेंटेशन, और ना 1 मार्क बढ़ा के देना। डायग्राम की रेलेवेंस क्या है मेरे भाई? दिस डायग्राम इज नथिंग बट अ रिपीटेशन ऑफ द कंटेंट दैट आई हैव रिटन। डायग्राम क्यों बनाए जाते हैं? डायग्राम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको कंटेंट ना लिखना पड़े, ताकि आप जो कंटेंट में लिखने वाले थे उसको डायग्राम से और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सको। कौन समझाए, कौन बताए? इंडस्ट्री में बोलेगा कोई आके? कहाँ कहाँ गए हैं मेरे ये 8.5 नंबर? कौन बताएगा? कैसे करूँगा इम्प्रूव? कहाँ है मेरे वो 30,000 रुपये जो मैंने टेस्ट सीरीज में बर्बाद कर दिए? छोड़ो, चलो कर दिए बर्बाद, बहुत पैसे बर्बाद होते हैं ज़िंदगी में। मेरे सालों का क्या होगा जो मेरे बर्बाद हो गए, या फिर जो इतने हज़ारों हज़ार लोगों के बर्बाद हो रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको अपनी एक टेस्ट सीरीज बेचनी है। 1 साल में कम से कम 2 लाख बच्चा मेंस की टेस्ट सीरीज खरीदता है। एंड ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, 20,000 रुपये एक इंसान अपनी टेस्ट सीरीज पे खर्च करता है। पता है कितने का मार्केट हो गया? 400 करोड़। और ये तो मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर्स बता रहा हूं, 400 करोड़ का मार्केट हो गया मीन्स टेस्ट सीरीज का। निकल के क्या आ रहा है इसमें से? फेल्ड अटेम्प्ट्स, फेल्ड मेंस, बैक टू बैक टू बैक। पूछो यार जाके, अगर आपके जानने में कोई भी ऐसा इंसान है ना जिसका मेंस फेल हुआ है, पूछो जाके, सच में पूछो, उससे हकीकत में पूछो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर अगर जरा सा भी ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट आंसर देगा। पूछो किसी टॉपर से बैठा के किसी दिन, दिखाओ भाई अपनी कॉपीज, दिखाओ अपने से क्या इंप्रूव किया है मेंस टेस्ट सीरीज लेके। इन जेनेरिक कमेंट से क्यों नहीं कर रहे हैं इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज टेस्ट अपलोड, क्यों नहीं कर रहे हैं बताओ मुझे। Why is no coaching institute uploading evaluated test series of toppers? Ask them. क्योंकि तुमने उन्हें जेनरिक नंबर दिए थे, 90 नंबर दिए थे, आ गए उसके 140। अब लोग तुम्हें क्वेश्चन करेंगे, भाई तुम्हारे यहाँ तो जिस इंसान के यूपीएससी में 70 आ रहे हैं उसके भी तुम्हारे यहाँ 90 आए थे, जिसके 140 आ रहे हैं उसके भी 90 आए थे, तो तुम्हारा इवैल्यूएशन क्या है? और जीएस की बात नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी एक ऑप्शनल की टेस्ट है, ठीक है, फिलोसफी मेरा ऑप्शनल है, और ये देखो 139 आउट ऑफ 250 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिखाता हूँ, क्या है इवैल्यूएशन यहाँ पे, ठीक है। ये टिक 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 टिक, देखना क्या लिखा है, सी मॉडल आंसर, ओके। टिक 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 टिक, आखिर में नंबर दे दिए 5.5। आगे देखो, ये सेकंड क्वेश्चन, टिक 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 टिक, सी मॉडल आंसर, टिक 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 टिक, नंबर दे दिए 5। फिर से देखो, सी मॉडल आंसर, टिक टिक टिक, नंबर 5.5, सी मॉडल आंसर, नंबर 6, सी मॉडल आंसर, नंबर 6। ये करने के मैंने पैसे पे किए हैं, ये मैं खुद से नहीं कर सकता। मॉडल आंसर देख लूं, ये इवैल्यूएशन है? आर यू सीरियस? ये इवैल्यूएशन है कि मैं मॉडल आंसर देख लूं जाके? अरे मेरा इंट्रो क्या है, मेरा कंक्लूजन क्या है, मैं कैसे इंप्रूव करूं? भाई मेरा ऑप्शनल का पेपर है यार ये। कौन क्वेश्चन करेगा? कैसे इंप्रूव करोगे अपना स्कोर, अब बताओ मुझे। जब आप मीन्स के आंसर राइटिंग करते हो ना, 10 चीजें होती हैं, 10। कंटेंट, एडवांस कंटेंट, पोस्ट कंटेंट, इसमें प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर, डायमेंशन एंड सब डायमेंशंस, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, डेटा एंड फैक्ट्स, एंड इन सबसे ऊपर सबसे बड़ा, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। द निटी-ग्रिटीज ऑफ द क्वेश्चन, द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन। है क्या किसी के पास ये बैठ के समझाने के लिए? जब खुद ही पता हो तो समझाएगा कोई बैठ के? ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप करनी है, क्या करनी है, कोई आइडिया नहीं है, बस चल रही है इंडस्ट्री। 400 करोड़ रुपए हर साल,
एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में जा रहे हैं। कल किसी ने बहुत बढ़िया बात लिखी थी, कोचिंग का नाम मैं नहीं लूँगा, उसने कोचिंग ने अपनी एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रखी थी, ठीक है। तो उसके लिए एक किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि अच्छा तो है इनको पैसे दे दो टेस्ट सीरीज़ के, कल जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो यहीं पे जाके वैल्यूएटर बन जाओगे, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट पॉइंट था। ऐसे ही हो रहा है, दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। अब आप देख लो यार कि आपको यही फंस के रहना है, इसी में फंस के रहना है, और आपको इसी दलदल में फंस के रहना है बिकॉज टॉपर्स आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट इट, बिकॉज नो बडी इज टेलिंग यू द ट्रूथ, या फिर आपको बाहर निकलना है। नाउ इट इज़ अप टू यू, आई लीव योर डिसीजन अप टू यू। आई डोंट नो ये वीडियो कितनी रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ तक आए हैं थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये है कि आपको सच में फिक्र है अपने कैरियर की, यू ट्रूली ट्रूली केयर अबाउट योर कैरियर। अगेन आई एम सेइंग दिस, आई एम अगेंस्ट नो वन कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरे को आके यहाँ पे प्लीज़ गालियाँ मत देना, यहाँ पे आके डिसलाइक्स मत बढ़ाना जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर आप वहाँ के वैल्यूएटर हो, क्योंकि हकीकत यही है, ठीक है। आप भी कल एस्पायरेंट थे या फिर शायद कल होगे, आपका छोटा भाई बहन होगा, उसी को भी इस सब से गुजरना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग मी, स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। ओके, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट स्पेसिफिकली टारगेटिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट हियर, इसीलिए मैंने 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तो आपको यहाँ पे दिखाया क्योंकि मेरे पास इन्हीं की एक्सेसिबिलिटी थी। अगर और ज़्यादा की होगी मैं और का भी आपको दिखा सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है इंटरनली कि वैल्यूएटर्स कैसे हायर होते हैं और कौन लोग होते हैं जो वैल्यूएटर्स होते हैं, और उनके पास कितनी नॉलेज होती है, कितनी डेप्थ होती है चीज़ों की, उनको कितनी अंडरस्टैंडिंग है कि कैसी चीज़ें लिखी जाती हैं। आई नो दिस बिकॉज आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ वाइल नाउ। इवैल्यूएटर्स की टीम ट्रेन करी है मैंने, पता नहीं ये चीज़ लोगों को मेरे बारे में, कल अपने बारे में बताया मैंने अपने चैनल पे, अगर जानना है थोड़ा सा तो बताना। खैर बहुत सारी बातें हो गई। द पॉइंट इज़ कि अगर आपको अपना चैलेंज याद है जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, अगर आपको लगा है कि इस वीडियो में मैंने 2 बातें भी सही बोली और वो जनता तक जानी चाहिए, तो कितना भी स्मॉल आपका सर्किल है, किसी भी आप ग्रुप का पार्ट हैं, ट्राई करिए कि आप ये वीडियो लोगों तक पहुँचा सकें, क्योंकि नहीं तो हम सब इसी का पार्ट बन के रह जाने वाले हैं और आखिर में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचता यार, और रिग्रेट बहुत ख़राब चीज़ है। आई डो नॉट वांट यू टू हैव दैट। ओके, सो इसका सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस, वो सब जो है मेंस मास्टर क्लास सीरीज़ के सेकंड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम। इसमें मैं आपकी आंखें खोलना चाहता था, आपको दिखाना चाहता था कि क्यों लोग मेंस बार बार फेल कर रहे हैं, क्यों आपकी मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो एक गार्बेज है, क्यों ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, क्यों आप सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्यों आप कुछ भी इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आपके जो मेंस के टेस्ट सीरीज़ के स्कोर्स हैं वो कभी भी आपके यूपीएससी के स्कोर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, क्यों ऐसे लोग जिनको हैंड हेल्ड गाइडेंस मिलती है, जिनको पाथ पाथ पे बताया जाता है कि कैसे चीज़ें इंप्रूव करनी है, क्यों ये सडनली अपने स्कोर को 70-80 मार्क्स बढ़ा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, एसए का तो जिक्र ही नहीं किया मैंने यार, अगर एसए का एवैल्यूएशन दिखा दूंगा ना रो दोगे, इतना घटिया किस्म का एसए का एवैल्यूएशन होता है। यही नहीं पता क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एसए की डिमांड क्या है। 70 नंबर देता है यूपीएससी अगर एसए की डिमांड मिस कर जाओ तो, ये लोग उस पर भी 105 दे रहे हैं, 110 दे रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। खैर चलो ठीक है, जिस तरीके से इंडस्ट्री चल रही है ऐसी चलेगी, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। ओके, मैंने करीज दिखाया बात बोलने का, अब मुझे नहीं पता कि वीडियो का क्या होगा क्या नहीं होगा, बट कब तक आप ये चीज़ सहेंगे। खैर सो ये मीन्स मास्टर क्लास सीरीज़ का आपका फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें आई जस्ट ट्राई टू शो यू व्हाट रॉन्ग इज़ गोइंग ऑन एंड हाउ डू यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन इट। कैसे आप इम्प्रूव करेंगे, क्या उसके लिए आपको करना है, ये सब चीज़ें हम सेकेंड लेक्चर से बात करेंगे। और जो भी आपके बात है, जो भी आपको लगता है कि अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, बताइएगा मुझे, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी रीच है, प्लीज़ मेक दिस वीडियो रीच टू पीपल, ताकि आंखें खुले, ताकि और कुछ भी नहीं होगा तो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ कम से कम इम्प्रूव तो करेंगी यार, कम से कम बेटर इवैल्यूएटर्स हायर करेंगी। जब पैसे ले रहे हो तो इवैल्यूएटर्स को पैसे दे रहे हो तो इवैल्यूएशन क्यों नहीं ले रहे हो ढंग का, या सिर्फ एक बीच में ब्रोकर बन के रह गए हो इवैल्यूएशन के और कैंडिडेट के बीच में। अरे उनसे मांगो ना ढंग का इवैल्यूएशन, कम से कम कोचिंग इंडस्ट्रीज अकाउंटेबल तो होंगी, कम से कम वो डालेंगी तो जो इवैल्यूएटेड शीट्स हैं टॉपर्स की, दिखाएंगे ना कि भाई हमने कितने मार्क्स दिए थे इनको, क्यों डर रहे हैं इससे। आस्क 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 द राइट क्वेश्चन, पैसे दिए हैं आपने, फ्री में नहीं करवा रहे हो चीज़ें, आस्क द राइट क्वेश्चन। इट इज़ अबाउट योर कैरियर, इट इज़ अबाउट योर ड्रीम्स। I'll see you in the next session of Means Masterclass series. Till then, this is Satyam Jain signing off. Jai Hind, Vande Mataram.